2024 लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दे क्या होंगे और ज़मीन पर वो मुद्दे कैसे काम करेंगे, ये है महत्वपूर्ण सवाल जिस पर राजनीतिक दलों के अंदर और बहुत सारे विश्लेषकों के अंदर चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि जब आप चुनाव के एकदम करीब पहुंचते हैं तो फिर इस बात की कवायद शुरू होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कि क्या चीज़ ग्राउंड पे लोगों को अपील करेगी अपनी तरफ। तमाम समीकरण, सीट एडजस्टमेंट, शेयरिंग, इस सब के बाद असली चीज़ होती है जो लोगों को आपकी तरफ खींच के लाती है और आप इश्यूज़ तय करते हैं कि इस मुद्दे पर मैं वोट मांगने जाऊंगा। इसकी एक वानगी लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने दी। उनके भाषण का उत्तरार्ध अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें ये झलक मिलती है कि 2024 का एजेंडा क्या होगा और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि वो 2024 में क्या ज़्यादा वरिष्ठता के साथ उठाने वाले हैं। एक बार ज़रा वो बाइट सुनते हैं, वो बात सुनते हैं जो उन्होंने कही है, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं। तो उन्होंने अपनी बातचीत में जो 3 मुद्दे रखे उसको उन्होंने स्पष्ट किया कि ये 3 बुराइयां हैं जिसको दूर करना ज़रूरी है। इसमें भ्रष्टाचार यानी जो विकास में बाधक है, परिवारवाद जो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखता, और तुष्टीकरण जो सामाजिक न्याय के खिलाफ है। ये बात उन्होंने कहने की कोशिश की और इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो ग्राउंड पे हैं, जिन पे लोग बातचीत करेंगे। 2024 के संदर्भ में उन्हीं को समझना चाहते हैं कि क्या राम मंदिर का उद्घाटन जो जनवरी में होगा वो एक मुद्दा बन सकता है क्या? महंगाई, लोग परेशान हैं, क्या वो एक मुद्दा बन सकता है क्या? क्या विकास या जो जन कल्याणकारी योजनाएं या रेवड़ी कल्चर, जिसको जिस नाम से अलग अलग दल पुकारते हैं, क्या वो एक इशू बन सकता है क्या? ऐसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं कि क्या कौन सी चीज़ लोगों को चल जाएगी। कई बार अलग अलग इलाकों में अलग अलग चीज़ें चलती हैं। हो सकता है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू बन जाए, जो कि विधानसभा चुनाव हमने देखा। महाराष्ट्र में कुछ और चीज़ बने, तो ये भी हो सकता है। लेकिन एक सेंट्रल थीम ज़रूर होगी जिस पर राजनीतिक दल अपना चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे 2024 में मुद्दे क्या है जो लोगों को अपील करेंगे और पार्टियां जिनको हाथ करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विद्वानों का एक पैनल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है सारे। कोई पार्टी हमने इसलिए नहीं बुलाई क्योंकि वो डिबेट को डिरेल हो करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो वरिष्ठ संपादक लोग हैं उनमें मैं परिचय करा देता हूँ। रामकृपाल सिंह जी हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सतीश के सिंह जी हैं और वो भी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शेखर अय्यर सर हैं और साथ ही अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी हैं। सारे वरिष्ठ मेहमानों का, मेरे अग्रजों का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। रामकृपाल जी, आपसे शुरू करते हैं। मोदी जी ने 3 प्रमुख बातें बताई कि ये बड़ी बुराइयां हैं जिनको हम दूर करना चाहते हैं। आपके हिसाब से क्या है 2024 की सेंट्रल थीम? देखिए, एक तो ये है कि जैसा मोदी जी ने कहा है 3 बुराइयां, ये 3 बुराइयां कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है। ये तो शुरू से 2014 में भी भ्रष्टाचार, करप्शन, ये परिवारवाद और अपीजमेंट, ये मुद्दे तो पहले से बीजेपी के रहे हैं। मुझे लगता है 2024 का जो बेसिकली लड़ाई है
देखिए कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक एक हिंदू राष्ट्रवाद, या उसको यूं कह लीजिए, सारी पार्टियां देर सवेर उसी पर आ रही है। जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में हो रहा है आज की डिबेट में, जिस तरह से वो सब बयान आ रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए परफॉर्मेंस ही सब कुछ डिसाइड करता है। एक जो ग्राउंड लेवल पर, मैं यूं कहूंगा, बीजेपी की सफलता, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि उसकी हिंदुत्ववादी छवि, तो अगर ऐसा होता तो 90s के बाद तो बीजेपी को कभी, लेकिन वो तो उत्तर प्रदेश में आईसीयू में चली गई थी। बहुत सारी चीजें होती है फैक्टर। मेन जो मुझे लगता है कि 2024 में भी यही रहेगा, जो परफॉर्मेंस अब तक का है और सामने जिस तरह का जो INDIA की कोशिश हो रही है, वो किस तरह से वो सामने आती है। बाकी उसके पहले भी जैसे कहा जा रहा है लोकतंत्र और फलाना ढिकाना सेकुलरिज्म, देखिए आप भी जानते हैं नीरज बाबू कि ये सब चीजें कहने के लिए होती हैं। यथार्थ जो जमीन पर लड़ा जा रहा है वो निश्चित तौर पर नेशनलिज्म एक बड़ा मुद्दा है। उसके साथ हिंदू राष्ट्रवाद, आप देखिए 90 के पहले, मैं आपसे कह रहा हूं कि 90 के पहले 89, 90 आते आते राजीव गांधी भी, उन्होंने तो ताला खुलवाया, बाकायदा भूमि पूजन करवाया, तिवारी जी वहां थे, बूटा सिंह को यहां से भेजा, और पहला उनका लोकसभा का जो चुनाव था उसकी शुरुआत उन्होंने अयोध्या से की और कहा कि हम राम राज्य लाएंगे। हालांकि वो सफल नहीं हुए इसमें। तो मैं ये कह रहा हूं कि, और कभी मैंने CPM को नहीं सुना था कि जिसके लिए रिलीजन इज ओपियम, वो महाभारत के पात्रों की बात करे, सीताराम येचुरी वो भी करने लगे। बहुत सारी चीजें आजकल हैं। चंडी पाठ ममता जी ने किया। DMK जैसी पार्टी, वो भी मैनिफेस्टो में लिखती है कि मैं सारे बूढ़ों को जो है वो तीर्थ यात्रा कराऊंगा। तो मेरा ये कहना है कि एक जो बेसिक मुद्दा है वो रहेगा विकास परफॉर्मेंस का। बाकी उसको देखिए, धर्म के मुद्दे पर भी लोग खेल खेलेंगे, वो सभी पार्टियां खेलेंगी। रही बात जो 3 बातें कही गई थी, वो 3 बातों पर विरोध किसी का भी नहीं होगा, एक सिवाय परिवारवाद को छोड़ करके, जिस पर हालांकि उसको भी अच्छा कोई भी नहीं मानता। रामकृपाल जी, ये जो उन्होंने 3 बातें कही ना, उसमें जो तुष्टीकरण वाला पॉइंट है, अगर उसको हम विस्तार देंगे तो उसमें ये आपका हिंदू राष्ट्रवाद या हिंदुत्व वाली बात आ जाएगी। नहीं, वही मैं, देखिए तुष्टीकरण तो कोई भी नहीं चाहेगा, और ये अगर इल्जाम है तो कांग्रेस भी नहीं कहेगी कि हमने कभी किसी का तुष्टीकरण किया, क्योंकि तुष्टीकरण शब्द तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगी गलत है। ऐसे करप्शन सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगी नहीं होना चाहिए। रही सिर्फ एक डायनेस्टी वाली बात, जो राहुल जी ने कहा था कि अमिताभ बच्चन का लड़का अभिषेक बच्चन भी फिल्मों में जाता है, वो मुद्दा जो है उस पर थोड़ा सा अलग अलग लोगों की है। कुछ लोग बीजेपी के लिए भी कहते हैं, बाकी दोनों मुद्दों पर सब कहेंगे कि हमने, हाँ ये बुराई है और हमने साथ दिया है। अब ये सारा का सारा जो 3 चीजें कह रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 3 चीजों कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से बीजेपी कर रहा है। और देखिए 2 शब्द होते हैं, बस आखिरी वाक्य खत्म करूंगा। एक होता है इनहेरेंट, एक होता है एक्वायर्ड। तो बीजेपी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो जनसंघ के जमाने से उसमें हिंदुत्व जो है उसकी पैदाइश से इनहेरेंट है। तो जो पार्टियां उसको अब जाकर के समय के हिसाब से, कि जब 70s में लेफ्ट का दौर था, सोवियत रसिया, और वो तब यूनिवर्सिटी में वामपंथ की बात करना फैशन था, तो बहुत सारी पार्टियां उस समय के हिसाब से मार्क्स नसई लोहिया तक आकर के चलती थी, कोई भी इसको नहीं करता था। लेकिन 90 के बाद अब सबको ये होड़ लगी है बताने में कि मैं भी हिंदूवादी हूं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर एक्वायर्ड और इनहेरेंट, अगर मार्केट में ओरिजिनल कॉपी है तो फोटो कॉपी को कोई नहीं खरीदेगा। ओके, फोटो कॉपी। एक छोटा जवाब और दीजिए, फिर दूसरे में पास जाऊं। अगर मूल विचारधारा जिससे आप बहुत कन्विंस्ड हैं, पार्टियां अपनी एक विचारधारा से कन्विंस होती हैं, उसी को लेके आगे चलती हैं, जो उससे डेविएट करता है, यानी एक्वायर करने की कोशिश करता है आपकी लैंग्वेज में, वो बहुत चलता नहीं, फिर वो डगमगा जाता है। अभी हाल फिलहाल के उदाहरण हमने देखे पश्चिमी भारत में। सही है ये? जी, देखिए आप खुद जानिए, AK एंटोनी जो कमेटी बनाई थी, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी थी?
दिया था ना कांग्रेस के बारे में कि भाई आप जो है ये झूला झूलते 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 अब तक नहीं कर पाते और एक जगह जा करके आपकी इमेज ऐसी बन जाती है कि वो हिंदू विरोधी होती जा रही है। तो ये तो आप जान ही रहे हैं इस बात को। और मैंने फिर कहा कि जब जब कांग्रेस को अपना असली रूप नहीं छोड़ना चाहिए। जो राजीव गांधी ने गलती की थी उसके बाद से आप देखिए लगातार ये चुनाव जब आता है तो आप ये सब बहस शुरू हो जाती है। इस देश में सभी हैं, धर्म आस्था का सवाल है रहिए, लेकिन जब आप अपने को कहते हैं कि मेरी कमीज, मेरे धर्म की कमीज तुमसे ज्यादा चमकदार है, तो जनता इस बात को मानेगी नहीं। जी रामगोपाल जी, ओरिजिनल कॉपी मार्केट में है तो फोटो कॉपी नहीं बिकेगी। हिंदुत्व सेंट्रल थीम। जी जी